अगला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एग्जाम में जरूर दिया जाता है दोस्तों। एक्स किरणें यानी कि एक्स रेज वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के यू भी भाग के पश्चात एक्स किरणों का क्षेत्र है। इन एक और मजेदार टॉपिक जो कि है गामा किरणें, गामा रेज, ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के ऊपरी आवृत्ति के क्षेत्र में होती है दोस्तों। अब देख सकते हैं परावैंगनी तरंगे, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव्स। जॉन रीटर ने परावैंगनी तरंगे की खोज सन 1801 में की थी, जिसे हम कहते हैं रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगे चालक तारकों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती है दोस्तों। अगला टॉपिक है जो कि है सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव्स। इन तरंगों की खोज सन देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज्यादा मजेदार टॉपिक है, जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका क्या कहता है। मैक्सवेल ने वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों तथा इनके स्रोतों आवेश एवं धारा घनत्व को सम्मिलित कर समीकरणों का एक समुच्चय सूत्रबद्ध किया। इन समीकरणों को मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। ये समीकरण लोरेंज बल के सूत्र के साथ मिलकर वैद्युत चुंबकत्व के सभी आधारभूत नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त करती है दोस्तों। मैक्सवेल के समीकरण से गुजरने वाले क्या होता है, मैक्सवेल के समीकरण से उभरने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रयुक्ति वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व होना है, जो अंतरिक्ष में संचरित समय के साथ बदलते युग्मित विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र है। करेक्ट गाइस। मापन द्वारा प्राप्त प्रकाश की चाल 3 × 10 का पावर क्या होगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड के लगभग बराबर होती है। इससे हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इस प्रकार मैक्सवेल के कार्य ने वैद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाश के क्षेत्रों के क्या होती है एकत्रित कर दिया जाता है। सन 1885 में हर्ट्ज ने प्रयोग द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया। मार्कोनी एवं क्या अन्य आविष्कर्ताओं ने यथा समय इसके तकनीकी उपयोगों में संचार के क्षेत्र में जो क्रांति की, उसके आज हर प्रत्यक्षदर्शी है। करेक्ट गाइस। अब देख सकते हैं आगे का टॉपिक है विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करेंट। एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन यानी कि लीनियर इंटीग्रल उस लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। बंद यानी कि क्लोज लूप में इंटीग्रेटेड बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू μ0 इंटू I, जहाँ μ0 ये जो μ0 दिख रहा है ना, वो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। विस्थापन धारा के विषय में अध्ययन के लिए हम किसी संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र C ऐसे विद्युत परिपथ में जुड़ा है जिसमें समय के साथ परिवर्तित धारा I t पर प्रवाहित हो रही है दोस्तों। अब देख सकते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए धारावाही चालक तार को केंद्र मानकर r त्रिज्या का वृत्ताकार रूप देते हैं, जिसका तल तार के लंबवत है और बिंदु P जिसकी परिधि पर स्थित है। सममित के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण लूप के प्रत्येक बिंदु पर समान तथा इसकी दिशा वृत्ताकार लूप की परिधि के अनुदिश होगी दोस्तों। देख सकते हैं इस प्रकार इसका फिगर है, जो कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये C है एंड ये M है। जिस प्रकार यहाँ पे ड्रॉ किया गया है R डिस्टेंस पर एंड P एंड ये रहा I धारा इधर की ओर व्यक्त हो रही है। करेक्ट गाइस। अब देख सकते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम के अनुसार क्या बोलता है, क्लोज्ड इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर
क्या हो जाएगा इस क्लोज इंटीग्रल में बी डी एल कोस 0 डिग्री इक्वल टू मी 0 आई इंटू टी, अथवा बी क्लोज क्या इंटीग्रल डी एल इक्वल टू मी 0 आई इंटू टी, बी 2 पाई आर इक्वल टू मी 0 आई इंटू टी। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, चूंकि यहाँ पे बी सॉरी फाई डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो फाई डी एल है उसकी जगह पर क्या लिखे हैं 2 पाई आर करेक्ट गाइज। अब देखते हैं नीचे क्या बोलता है। नीचे बोलता है कि अब घोड़े के आकार की किसी ऐसी सतह लेते हैं जो धारावाही चालक तार को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है दोस्तों। इसका ऊपर वर्णित धारा लूप में है तथा तली संधारित्र की प्लेट के बीच में है। करेक्ट गाइज, जिस प्रकार यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है दोस्तों। यहाँ पे इसका जो ये फिगर है इसकी लंबाई कितनी है सी से इसके इंडिकेटेड किया गया है। एंड यहाँ पे ए बिंदु है जिसकी यहाँ पे त्रिज्या आर से इसको ड्रॉ किया गया है दोस्तों। ये आई धारा से प्रवाहित हो रही है। करेक्ट, यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखता है, हम बिना ढक्कन के टिफिन की आकृति की एक सतह लेते हैं जिसका मुंह ऊपर वर्णित आर त्रिज्या का वर्ताकार लूप है तथा इसके वृत्ताकार समतल तली एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच होती है दोस्तों। देख सकते हैं अब यहाँ पे आगे बोलता है यह भी धारावाही तार को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पर भी स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखते हैं आगे है एम्पियर के परिपथीय नियम से, यानी कि क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 0। अतः बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार आवेशित संधारित्र से बाहर बिंदु पी पर एक सतह के लिए चुंबकीय क्षेत्र है जबकि दूसरी सतह के लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यह विरोधाभास एम्पियर के परिपथीय नियम की किसी विसंगति के कारण उत्पन्न होता है गाइस। अतः इस नियम में अवश्य ही कोई पद छूट गया है। यह इस प्रकार का होना चाहिए कि किसी भी आकृति के सतह के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र समान प्राप्त हो। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A तथा इन पर आवेश Q हो तब उसकी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा इक्वल टू म्यू बट्टे क्या होगा E0 इक्वल टू Q बट्टे E0 A। इसलिए चूंकि म्यू क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू Q बट्टे A हो जाएगा गाइस। अब देख सकते हैं गाउस के प्रमेय के नियमानुसार क्या बोलता है। गाउस के प्रमेय के नियमानुसार प्लेटों के बीच समतल सतह S जहां विद्युत क्षेत्र लंबवत है से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ए इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन 2 मानेंगे दोस्तों। यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यू समय के साथ परिवर्तित हो तब उसकी संगत एक धारा संबंध होगी जिसका मान आई डी इक्वल टू क्या होगा डी क्यू बट्टे डी टी इक्वल टू डी बट्टे डी टी एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ए। उपरोक्त समीकरण से दोस्तों इक्वल टू क्या हो जाएगा E0 डी फाई ई बट्टे डी टी। यह धारा समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र अर्थात वैद्युतीय विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। अतः इसे विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करेंट अथवा मैक्सवेल की विस्थापन धारा यानी कि मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करेंट कहते हैं गाइस। यह धारा ही वह पद है जो एम्पियर के परिपथीय नियम में छूटा हुआ होता है। करेक्ट। अब देखिए आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के कारण प्रवाहित धारा को चालन धारा यानी कि कंडक्शन करेंट यानी कि आईसी कहते हैं तथा समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र अर्थात वैद्युतीय विस्थापन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करेंट कहते हैं यानी कि आईडी कहते हैं। इस प्रकार किसी भी सतह जिसकी परिमिति बंद लूप है में प्रवाहित कुल धारा चालन धारा आईसी व विस्थापन धारा आईडी के योग के बिल्कुल बराबर होती है दोस्तों। अब देख सकते हैं आगे बोलता है अतः व्यापक रूप में एम्पियर का परिपथीय नियम यानी कि इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 0 आई सी प्लस आई डी। क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू 0 आई सी प्लस म्यू 0 ई 0 इंटू
देख सकते हैं यहाँ पे इसे एम्पियर मैक्सवेल नियम कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, किसी चालक तार में नियत विद्युत क्षेत्र के लिए विस्थापन धारा का मान बिल्कुल शून्य रहता है, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरी स्थिति में एक आवेशित किए जा रहे संधारित्र में अलग अलग दिक् स्थानों यानी कि स्पेस में चालन एवं विस्थापन धारा दोनों हो सकती है। इस प्रकार दोनों धाराएं एक साथ एक ही विस्थापन पर विद्यमान हो सकती है दोस्तों, करेक्ट, क्योंकि कोई भी माध्यम पूर्णतः चालक अथवा पूर्णतः विद्युतरोधी बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए अगला एक और मजेदार टॉपिक आ गया, जो है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत बना रहता है, करेक्ट। जब कोई त्वरित आवेश किसी आवृत्ति से दोलन करता है, अर्थात तो यह शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ता है तथा फिर धीरे धीरे शून्य हो जाता है, तो यह दिक् स्थान आवेश में दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र एक दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो पुनः दोलन करते हुए विद्युत का स्रोत बना जाता है तथा यह प्रक्रिया आगे तक चली रहती है। इस प्रकार यह एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत बन जाता है, जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विकिरित करता है गाइस। देख सकते हैं इस प्रकार इसका फिगर है, जो है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये है विद्युत क्षेत्र एंड यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर जो इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है। ये ई वेक्टर को ई वेक्टर से माना गया है, बी वेक्टर को बी वेक्टर से, ई को ई, बी को बी। जिस प्रकार यहाँ पे तरंगे संचरण हो गया की दिशा है, यहाँ पे देख लेते हैं इसकी दिशा यहाँ पे वाई है, ये जेड है एंड ये एक्स है, करेक्ट। अब देख सकते हैं आगे बोलता है मैक्सवेल के समीकरणों से ये भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचरण यानी कि वेरिएशन दिक् स्थान स्पेस में विद्युत चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न करता है। ये विक्षोभ डिस्ट्रीब्यूनेस तरंगों के गुण रखते हैं, जो दिक् स्थान में बिना किसी पदार्थिक माध्यम के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत गति करते हैं। इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम दिया गया, जैसा चित्र में दर्शाया गया है, करेक्ट। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र किसी एक तल में परस्पर लंबवत दिशाओं में समान आवृत्ति तथा विभिन्न आयामों के सरल आवर्त कंपन करते हैं, जिसके फलस्वरूप इन दोनों क्षेत्रों के तल के लंबवत दिशा में ऊर्जा बट्टे तरंग का संचरण होता है, यानी कि ऊर्जा या तरंग का संचरण होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे कहता है, ये दोनों क्षेत्र समय के सापेक्ष यानी कि समान कला में कंपन करते हैं, अर्थात दोनों क्षेत्र के एक ही साथ अपने मध्यमान अथवा अधिकतम धनात्मक अथवा अधिकतम ऋणात्मक स्थितियों पर होते हैं दोस्तों। परंतु आकाश यानी कि स्पेस में इनके बीच π/2 का कलांतर होता है, अर्थात यदि विद्युत क्षेत्र y अक्ष के अनुदिश हो तथा चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष के अनुदिश हो, तो ऊर्जा x अक्ष के अनुदिश चलती है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंग गति में दोनों की ही वेक्टर ई वेक्टर तथा बी वेक्टर समान रूप से तरंग के अभिलक्षणिक गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि फोटोग्राफिक फिल्म को केवल विद्युत वेक्टर ई वेक्टर ही प्रवाहित करता है, वेक्टर बी वेक्टर बिल्कुल नहीं करता। यह भी माना जाता है कि हमारी आंख की रेटिना को भी विद्युत वेक्टर ई वेक्टर ही प्रवाहित करता है। अतः स्पष्टता है कि देखने की प्रक्रिया में विद्युत वेक्टर चुंबकीय वेक्टर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों में यद्यपि दोनों ही वेक्टर ई वेक्टर तथा बी वेक्टर समान रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु आकाश तरंगों में विद्युत वेक्टर ई वेक्टर कहीं अधिक महत्वपूर्ण है गाइस। अब देख सकते हैं इस चैप्टर का नॉलेज बूस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला नॉलेज बूस्टर क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र वेक्टर ए वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं। इन तरंगों का संचरण विद्युत वेक्टर ई वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर बी वेक्टर से बने तल के लंबवत दिशा में होते हैं। दूसरा नॉलेज बूस्टर क्या कहता है, एम्पियर के नियम की विसंगति को समाप्त करने के लिए विस्थापन धारा की आवश्यकता होती है दोस्तों।
अब आगे बोलता है, आगे का क्या टॉपिक है, आगे का टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्ट क्या है, यह त्वरित अवमंदित अथवा दोलायमान आवेशों के कारण उत्सर्जित होती है। दूसरा क्या है, यह अनुप्रस्थ तरंग है, तरंगों के तरंगों के प्रवाह की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र दोलन करता है और इन दोनों दिशाओं के अभिलंब दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता है। तीसरा क्या है, इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग परिवार का एक अल्प अंश है। यह तरंगे निर्वात में अधिकतम चाल c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है। चौथा क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे मुक्त आकाश में प्रकाश के वेग c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है। यह चाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती। पांचवा क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन होती है, अतः वे विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित बिल्कुल नहीं होती। छठा क्या है, मुक्त आकाश में चलती वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाणों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात E/B = 1/√μ0 E0 c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी गाइज, आपको नहीं दिख रहा था, सॉरी हमको पता नहीं था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं छठा में है, मुक्त आकाश में चलती वैद्युत चुंबकीय तरंगे के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाणों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात E/B = 1/√μ0 E0 क्या हो जाएगा, c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों अब आगे की ओर देखते हैं क्या बता। अब आगे कहता है 7वां नंबर, जो कि है किसी पदार्शिक माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल v = 1/√μ E = c/√μr × ER, जिसमें μr माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता तथा ER माध्यम की अपेक्षिक वैद्युतशीलता है। 8वां नंबर क्या है, पॉइंटिंग सदिश S वेक्टर = 1/μ0 ब्रैकेट में हो जाएगा E वेक्टर × B वेक्टर का औसत मान तरंग की तीव्रता को परिमाण व दिशा दोनों में ही दर्शाता है। 9वां नंबर क्या है, ये तरंगे वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रवाहित नहीं होती, परंतु फोटोग्राफिक प्लेट को प्रवाहित करती है। दोस्तों 10वां नंबर क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटनाओं को प्रदर्शित करती है। 9वां नंबर क्या है, बताइए क्या होगा, इन तरंगों में प्रकाशित प्रवाह वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर के कारण ही होती है। दोस्तों करेक्ट। अब देखिए 9वां हो गया, अब क्या 11वां हो गया। अब 12वां देखते हैं क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा का संचरण वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से तरंग के संचरण की दिशा में होती है तथा वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UB के बराबर होता है, अर्थात UE = UB, जिसमें UE = हाफ क्या हो जाएगा, हाफ E0 E² तथा UB = B²/2μ0। अब इसलिए कुल ऊर्जा घनत्व U = UE + UB = μ0 × E² = B²/μ0। करेक्ट गाइज। अब देख सकते हैं 13वां नंबर है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ संवेग भी संबंध है। करेक्ट। अतः इस सतह पर यह गिरती है कि उस पर दाब डालती है। यदि तरंगों की तीव्रता I है तब सतह पर ताप PR = क्या हो जाएगा, I/C होता है। इस दाब को विकिरण दाब यानी कि रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। पुच्छल तारों में पूछ बढ़ने का कारण सूर्य से प्राप्त विकिरण दाब ही है। अब देख सकते हैं 14 नंबर क्या बोलता है, निर्वात में चलने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन समान कलाओं में होती है, अर्थात जब E का मान 0 से गुजरता है तब B का मान भी 0 से गुजर रहा होता है। दोस्तों तथा जिस क्षण E का मान अधिकतम धनात्मक होता है ठीक उसी क्षण B का मान भी अधिकतम धनात्मक होता है गाइज।
अब देख सकते हैं इस चैप्टर का एक और नॉलेज बूस्टर आ गया जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। पहला नॉलेज बूस्टर क्या है इस टॉपिक में, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार करेक्ट किसी स्रोत से वैद्युतचुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे अदृश्य पैकेटों के रूप में होता है जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच भी होती है, जहां एच प्लांक नियतांक तथा भी तरंग की आवृत्ति है। इस तरंग किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन Hb2 Hb3 Hb के रूप में होता है। पहला दूसरा हो गया, दूसरा नॉलेज बूस्टर क्या बोलता है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच बी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, जहाँ लेमडा तरंग की तरंग दैर्घ्य है। तीसरा नॉलेज बूस्टर कहता है फोटोन का संवेग P इक्वल टू एच बाई लेमडा। अब देखिए अगला टॉपिक है जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम जानते हैं कि समय परिवर्तित टाइम वेरिंग चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका मान विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। मैक्सवेल एम्पियर के परिपथीय नियम से ज्ञात होता है कि समय परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका मान विभिन्न आकाशीय बिंदुओं पर विभिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी आकाशीय बिंदु पर समय के साथ सदिश ई वेक्टर में हो रहा परिवर्तन सदिश बी वेक्टर की उत्पत्ति का कारण है। इसी प्रकार सदिश बी वेक्टर में समय के साथ हो रहा परिवर्तन सदिश ई वेक्टर की उत्पत्ति का कारण है। ये दोनों सदिश एक दूसरे को किसी भी स्थान पर उत्पन्न व परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का संचरण तरंगों के रूप में होता है। मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यदि चुंबकीय क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र दोनों में से कोई एक समय के साथ परिवर्तित होता है तो आकाश यानी कि स्पेस में दूसरा क्षेत्र स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। अर्थात आकाश में वैद्युत चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं जो समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से निर्मित होते हैं। इन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे होती है जो एक दूसरे के लंबवत तलों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्रिया दोलनों से बनी होती है तथा यह दोलन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होती है। उदाहरण के लिए एक त्वरित आवेश से दोलन करते हुए वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को पुनरुत्पादित करते रहते हैं जिनसे वैद्युत चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तथा यह आकाश में तरंग की भांति संचरित होते रहते हैं। इस प्रकार उत्पादित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति आवेश के दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है। देख सकते हैं कि चित्र में किस प्रकार के दर्शाया गया है। ये y अक्ष है, ये x अक्ष एंड ये z अक्ष। देख सकते हैं इस प्रकार की आवृत्ति होती है एंड इस तरह की और दिशा इसकी निर्धारित होती है एंड ये ई नॉट है, ये ई है एंड ये बी है, करेक्ट है एंड ये बी जीरो है। एक समतलीय वैद्युत चुंबकीय तरंग में किसी एक क्षण विभिन्न बिंदुओं पर बी एवं ई का मान क्रिया सिनुसोइडली विधि से एक निश्चित बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी निश्चित बिंदु पर बी एवं ई का मान समय के साथ क्रिया परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होता है। यांत्रिक तरंगों में कणों के विस्थापन y को y इक्वल टू a sin के x माइनस ओमेगा टी के गणितीय रूप में लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार वैद्युत चुंबकीय तरंगों में E एवं B के मान के लिए गणितीय समीकरण निम्न प्रकार होंगे। यहाँ E इक्वल टू E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। B इक्वल टू B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। सैद्धांतिक गणना से यह पता चलता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इनमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा चुंबकीय क्षेत्र सदिश की दिशा के लंबवत होती है तथा इन दोनों सदिशों की दिशा इनके संचरण तरंग गति की दिशा के लंबवत होती है।
इनमें x दिशा में प्रकाश के वेग c से चलने वाली एक प्रगामी वैद्युतचुंबकीय तरंग प्रदर्शित की गई है। ई की दिशा y अक्ष की दिशा में दिखाई गई है। किसी समय विशेष पर विभिन्न स्थानों x पर ई y का मान ज्या वक्र यानी कि साइन कर्व के अनुसार बदलता है। किसी स्थान विशेष x पर विभिन्न समय में ई वाई का मान भी ज्या वक्र साइन कर्व के अनुसार बदलता है। सदिश ई वेक्टर के दोलन एक्स वाई तल में ही निहित है। अब देख सकते हैं आगे जो है इन दोलनों को नियमित लिखा जा सकता है। ई वाई इक्वल टू ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई वाई इक्वल टू ई जीरो साइन 2 पाई बट्टे लेमडा, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस ओमेगा बट्टे के टी, इसे इक्वेशन 3 मानेंगे। करेक्ट गाइज। अब देखिए जहां लेमडा तरंग की तरंगदैर्घ्य ओमेगा कोणीय आवृत्ति एवं ओमेगा बट्टे के इक्वल टू सी तरंग का वेग है। अब देखिए आगे जो है इसे किससे इंडेक्टेड किया गया है। ओमेगा बट्टे के इक्वल टू 2 पाई एन बट्टे 2 पाई बट्टे लेमडा इक्वल टू एन लेमडा इक्वल टू सी, इसे इक्वेशन 4 माना गया है। ठीक इसी प्रकार सदिश बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा x अक्ष के अनुदिश होगी एवं बी वेक्टर के दोलन x z तल में निहित होंगे। इन दोलनों को नियमित लिखा जा सकता है। बी जेड इक्वल टू बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी जेड इक्वल टू बी जीरो साइन 2 पाई बट्टे लेमडा एक्स माइनस सी टी, से इक्वेशन 5 माना गया है। अब देखिए अगला टॉपिक जो कि है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हर्ट्ज तथा अन्य अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरंगदैर्घ्य आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सामान्य गुणधर्म विशेषताएं एक समान होते हैं, किंतु इनकी तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होने के कारण इनके प्रभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। गाइस देख सकते हैं इसके तरंगदैर्घ्य के कलर किस किस का कैसा कैसा होता है दोस्तों। देख सकते हैं वॉयलेट यानी कि बैंगनी का रंग यहाँ पे 400 nm में होता है। आई यानी कि किसका, आई यानी कि नीला का देख सकते हैं 450 से nm में होता है। बी का होता है 500 nm, जी यानी कि ग्रीन का होता है कितना, हरा, जी यानी कि ग्रीन का 550 nm। यहाँ पे वाई यानी कि येलो का होता है 600 nm एंड यहाँ पे ओ यानी कि किसका, ऑरेंज का होता है 650 nm यानी कि रेड का होगा 680 nm। करेक्ट गाइज। अब देखिए सामान्यतः वैद्युत चुंबकीय तरंगे के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम अथवा आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इस स्पेक्ट्रम का अधिकांश भाग अदृश्य यानी कि इनविजिबल होता है। इस भाग को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा केवल अति सूक्ष्म भाग ही दृश्य यानी कि विजिबल होता है। स्पेक्ट्रम के इस भाग को दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि अथवा प्रकाश कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगे मानव नेत्र को प्रवाहित करती है, जबकि अदृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगे मानव नेत्र को प्रवाहित नहीं करती है। दृश्य स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक के सभी रंग दिखाई देते हैं। आंख से देखने वाले इस स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम 7 × 10⁻⁷ मीटर लाल रंग से लेकर 4 × 10⁻⁷ मीटर बैंगनी रंग तरंगदैर्घ्य परिसर में फैला हुआ होता है। यह वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग होता है। इसे चित्र में अधिक विस्तार से दिखाया गया है। गाइस देख सकते हैं यह चित्र है। देख सकते हैं यहाँ पे बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होता है 3.9 × 10⁻⁷ से लेकर 4.5 × 10⁻⁷ तक। नीला का तरंगदैर्घ्य 4.5 × 10⁻⁷ से लेकर 5 × 10⁻⁷। हरा का तरंगदैर्घ्य होता है 5 × 10⁻⁷ से लेकर 5.7 × 10⁻⁷ तक। पीला का तरंगदैर्घ्य होता है 5.7 × 10⁻⁷ से लेकर
5.9 इंटू 10⁻⁻7 तक। नारंगी का तरंग दैर्ध्य होता है 5.9 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 6.2 इंटू 10⁻⁻7 तक। अब देखिए लास्ट है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो कि है 6.2 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 7.8 इंटू 10⁻⁻7 तक। देख सकते हैं अब अगला जो कह रहा है कि सारणी से स्पष्ट है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य के लगभग दोगुनी होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। अब देखते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम हो गया। अब क्या बचा अदृश्य स्पेक्ट्रम, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इनविजिबल स्पेक्ट्रम। विभिन्न खोजों से ज्ञात हुआ है कि सूर्य से प्रकाश श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम केवल लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक की सीमित नहीं है, बल्कि लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग से नीचे भी काफी विस्तार में फैला हुआ है। यह भाग आंख से तो दिखाई नहीं देती, बल्कि इनकी उपस्थिति ऊष्मीय तथा रासायनिक प्रभाव से जानी जाती है। इसलिए इन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। करेक्ट। लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंग दैर्ध्य वाला भाग जो ऊष्मीय प्रभाव दिखता है अवरक्त स्पेक्ट्रम यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहलाता है। बैगनी रंग से नीचे छोटी तरंग दैर्ध्य का भाग जो रासायनिक प्रभाव दिखता है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम यानी कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। सॉरी गाइज, आपको पता नहीं, हमको पता नहीं था कि आपको नहीं दिख रहा था, तो बताना चाहिए था ना गाइज। मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाता, आप बताते भी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैं दोहरा देता हूँ। इसलिए इन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंगदैर्ध्य वाला भाग जो उसमें प्रभाव दिखाता है अवरक्त स्पेक्ट्रम यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहलाता है दोस्तों। बैगनी रंग से नीचे छोटी तरंगदैर्ध्य का भाग जो रासायनिक प्रभाव दिखाता है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम यानी कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम कहलाता है गाइज। बाद में अनेक खोजों से एक्स किरणों, रेडियो तरंगों, गामा किरणें आदि की खोज हुई। अब आगे कहता है अब यह स्थापित हो चुका है कि ये सभी किरणें दृश्य व अदृश्य स्पेक्ट्रम सहित वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, क्योंकि इन सभी में वैद्युत चुंबकीय तरंगे के गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन आदि पाए जाते हैं। इनमें अंतर केवल इतना है कि इनकी तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। स्पष्ट है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य का विस्तार काफी अधिक होता है, इसलिए उपयुक्त सभी किरणों को तरंगदैर्ध्य के आधार पर एक क्रम में रखा जा सकता है। करेक्ट गाइस, जिसे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से हम लोग सभी जानते हैं। इनमें अति लघु गामा किरणों से लेकर दीर्घ रेडियो तरंगे तक सम्मिलित है। दृश्य विकिरण संपूर्ण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का केवल बहुत छोटा सा भाग है दोस्तों। देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का भाग है। ये बीच में एक बॉर्डर है जिसके इस साइड में है पराबैंगनी यानी कि पराबैंगनी, एंड इसके अगला में है गामा किरणें एंड नीचे में है एक्स किरणें। अब इसके दाएं साइड में है अवरक्त किरणें, उसके बाद रेडियो तरंगे एंड उसके बाद दीर्घ तरंगे एंड नीचे में है माइक्रो तरंगे। करेक्ट गाइस। अब देखते हैं नीचे क्या बोलता है। नीचे का एक बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत ज्यादा मजेदार टॉपिक, जिसे हम कहते हैं रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगे चालक तारकों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती है दोस्तों। इन तरंगों की खोज मार्कोनी ने सन 1895 में की। इनका आवृत्ति परास 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। यह तरंगे दोलित्र वैद्युत परिपथों एलसी में तीव्रता से परिवर्तित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होती है। उपयोग में देख सकते हैं क्या है। इन तरंगों का उपयोग रेडियो तथा टीवी के संचारण तथा नौ संचालन तथा पुलिस रेडियो प्रसारण में किया जा सकता है। दूरदर्शनों तरंगों के परास 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक होती है। सेलुलर फोन में अति उच्च आवृत्ति UHF बैंड ध्वनि भेजने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग होता है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है जो कि है सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव्स।
इन तरंगों की खोज सन 1888 में हर्ट्ज ने की थी। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य 10⁻³ मीटर से 0.1 मीटर तक होती है। यह तरंगें विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं, क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन अथवा गन डायोड में वैद्युतीय दोलनों अर्थात दोलमान आवेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति गीगा हर्ट्ज की कोटि की होती है। ये ग्यारह परिपथों के अंतराल में चिंगारी उत्पन्न करती है। उपयोग में देख सकते हैं क्या है, इन तरंगों के उपयोग निम्नवत है। पहला क्या है, कम तरंग दैर्घ्य के कारण यह एयरक्राफ्ट संचालन में उपयोगी आवश्यक रेडार निकाय में प्रयुक्त होती है। दूसरा नंबर में है, इनका घरेलू उपयोग सूक्ष्म तरंगे भट्टी यानी कि माइक्रोवेव ओवन करेक्ट गाइज में किया जाता है। तीसरा नंबर है, इन तरंगों का उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन इत्यादि के प्रसारण एवं संचार में किया जाता है। इनका उपयोग रडार, टेलीफोन इत्यादि में प्रसारण एवं संचार में किया जाता है। अब देख सकते हैं माइक्रोवेव ओवन, इन तरंगों का उपयोग एक रोचक घरेलू अनुप्रयोग है। इन ओवनों में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति इस प्रकार चुनी जाती है कि वे जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति में मेल खा सके, ताकि तरंगों की ऊर्जा प्रभावी रूप से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए स्थानांतरित की जा सके। इससे किसी भी जलयुक्त खाद्य पदार्थ का ताप बढ़ जाता है गाइज। अब देख सकते हैं माइक्रो ओवन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज माइक्रो ओवन। देख सकते हैं माइक्रो ओवन कहता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रम का एक भाग सूक्ष्म तरंग कहलाता है। दोस्तों, इन तरंगों की आवृत्ति एवं ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम एवं तरंग दैर्घ्य इससे अधिक होती है। माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत क्या है और यह कैसे कार्य करता है? हमारा उद्देश्य भोजन को पकाना या इसे गर्म करने का यह होता है गाइस। सभी भोज्य वस्तुओं जैसे फलों, सब्जियों, मांस, अनाज इत्यादि का एक अवयव जल भी होता है। जब हम कहते हैं कि कोई पिंड गर्म हो गया है, तो इससे हमारा यह आशय होता है कि जब किसी वस्तु का ताप बढ़ जाता है तो इसके परमाणुओं एवं अणुओं की यादृच्छिक गति की ऊर्जा बढ़ जाती है और वे अधिक ऊर्जा से चलने, दोलन करने या घूर्णन करने लगते हैं। दोस्तों, जल के अणुओं के घूर्णन की आवृत्ति लगभग 300 करोड़ अर्थात 3 गीगाहर्ट्ज है। यदि जल को इस आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगें मिल जाए तो उसके अणु इन विकिरणों को अवशोषित कर लेंगे, जो जल को गर्म करने के तुल्य ही है। ये अणु इस ऊर्जा को निकटवर्ती भोजन अणुओं के साथ बांट लेते हैं और इस प्रकार भोजन गर्म हो जाता है। दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में आपको चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, धातु के बर्तन का नहीं। इन अन्यथा संचित विद्युत आवेशों के कारण आपको झटका भी लग सकता है गाइस। धातुएं अत्यधिक ऊष्मा के कारण पिघल भी जाता है। चीनी मिट्टी का पात्र अप्रवाहित एवं ठंडा बना रहता है, क्योंकि इसके विशाल अणु अपेक्षाकृत बहुत कम आवृत्ति से घूर्णन एवं कंपन करते हैं और इस कारण सूक्ष्म तरंगों के आवेशित नहीं कर पाते, अतः वे गर्म नहीं होते। इस प्रकार माइक्रोवेव ओवन का मूल्य सिद्धांत यह है कि इसके जिस स्थान पर हम भोजन रखते हैं वहां उपयुक्त आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार बर्तन को गर्म करने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। पारंपरिक विधि में पहले बर्नर पर रखा हुआ पात्र गर्म होता है, फिर इससे ऊर्जा प्राप्त में रखे भोजन को स्थानांतरित होती है, जबकि माइक्रोवेव ओवन ऊर्जा सीधे जल के अणुओं को और उनसे संपूर्ण भोजन को प्राप्त होती है। अब देख सकते हैं औरक तरंगे यानी कि इंफ्रारेड वेव। ये तरंगे गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती है। ये बैंड दृश्य स्पेक्ट्रम के निम्न आवृत्ति या दीर्घ तरंगदैर्घ्य सिरे से संलगित होता है। इन तरंगों की खोज विलियम हर्शेल ने सन 1800 में की। पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने से इन तरंगों का उत्सर्जन होता है, अतः इन्हें ऊष्मीय तरंगे भी कहते हैं।
इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य 7.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक, 7000 से लेकर 10⁻7 सॉरी तक होती है। इन तरंगों के मुख्य स्रोत है, पहला सूर्य, दूसरा टंगस्टन लैंप, सिलिकॉन कार्बाइड का छड़ वाला ग्लोबर। गुण देखिए इसका क्या है, इनका उसमें प्रभाव अधिक होता है। इन अधिक तरंगदैर्ध्य होने के कारण इनका प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग बहुत कम होती है, अतः इनकी वेधन क्षमता अधिक होती है। फलस्वरूप ये तरंगे कोहरे एवं धुंधले में भी अधिक दूर तक जा सकती है। अब देख सकते हैं इसका उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग है जो है अवरक्त तरंगे कोहरे तथा धुएं आदि के वातावरण में फोटोग्राफी में प्रयुक्त की जाती है, इसे अवरक्त फोटोग्राफी कहते हैं। दूसरा है अवरक्त तरंगे उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है, इसका कारण यह है कि अधिकांश पदार्थों में उपस्थित जल के अणु शीघ्रता से अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वे गर्म हो जाते हैं। अवरक्त तरंगों के इस गुण के कारण पौधे गर्म रहते हैं। अवरक्त तरंगे के इस गुण के कारण पौधे क्या होते हैं, गर्म रहते हैं दोस्तों। सोलर कुकरों तथा ऊष्मकों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी गुण के कारण अवरक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगे भी कहते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर है अवरक्त तरंगे यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। अवरक्त तरंगे क्या करती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। इस गुण के कारण ये अवरक्त सुग्राही प्रकाश विद्युत बर्गलर अलार्मों यानी कि इंफ्रारेड सेंसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक बर्गलर अलार्म्स में उपयोगी है। चौथा देखिए क्या कहता है, अवरक्त तरंगों का अवशोषण स्पेक्ट्रम रसायनों की शुद्धता की जांच करने तथा पदार्थों की आणविक संरचना के अध्ययन के अत्यंत उपयोगी है। पांचवा कहता है अवरक्त लैंप शारीरिक रोगों के उपचार में उपयोगी है। छठा कहता है अवरक्त विकिरण पृथ्वी को गर्म रखने अथवा ग्रीन हाउस प्रवाह के माध्यम से भूमंडलीय ताप बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है। सातवां कहता है आजकल टीवी के रिमोट संचालन में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक और नॉलेज बूस्टर आ गया जो कहता है कांच का यह गुण है कि यह बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य की अवरक्त तरंगों को पारगमित कर देता है तथा लंबे तरंग दैर्ध्य वाले अवरक्त तरंगों को परावर्तित कर देता है। कांच के इस गुण का उपयोग ग्रीन हाउस में अत्यधिक सर्दी के मौसम में पौधों को सुरक्षित रखने में होता है। अब देख सकते हैं अगला टॉपिक जो है दृश्य प्रकाश तरंगे यानी कि विजिबल रेज। यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वाधिक सुपरिचित रूप है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम सर आइजक न्यूटन ने सन 1666 में किया था। निर्वात में दृश्य प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 7 × 10⁻⁷ मीटर यानी कि 400 एम्पियर से 700 एम्पियर तक होती है। दृश्य प्रकाश तरंगों की आवृत्ति परास 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लगभग 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। अब देख सकते हैं उत्पत्ति क्या कहता है, यह ताप्तिक वस्तुओं तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। उपयोग इसका क्या है, दृश्य प्रकाश तरंगों के उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग है दृश्य प्रकाश तरंगे मनुष्य में दृष्टि को उद्दीपित करती है। मनुष्य दृश्य प्रकाश तरंगों की उपस्थिति में ही संचार को देखता है। इसका उपयोग सभी प्रकार की युक्तियों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा आदि में होता है। दूसरा नंबर है इनका उपयोग पदार्थों के आणविक संचरण तथा परमाणुओं के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के अध्ययन में किया जाता है। तीसरा नंबर है ये तरंगों खगोल विज्ञान के लिए उपयोगी है। चौथा नंबर है ये तरंगे मानव जीवन की ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। अब देख सकते हैं परावैंगनी तरंगे जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव्स। जॉन रिटर ने परावैंगनी तरंगे की खोज सन 1801 में की थी। इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य दृश्य तरंगों के बैगनी भाग की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, प्रायः 6 × 10⁻⁻10 मीटर से
4 × 10⁻⁷ मीटर 4000 एम्पियर से 6 एम्पियर तक तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगें पराबैंगनी तरंगों की श्रेणी में आती है। पराबैंगनी विकिरण की आवृत्ति परास 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। अब देख सकते हैं इसका उत्पत्ति क्या कहता है। यह विशिष्ट लैंपों तथा अति उष्म वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य पराबैंगनी विकिरण का यह महत्वपूर्ण स्रोत है, किंतु वायुमंडल की ओजोन परत के द्वारा अवशोषण के कारण यह तरंगें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज द्वारा इनकी उत्पत्ति संभव है। हाइड्रोजन विसर्जन नलिका देख सकते हैं आगे क्या कहता है। यहाँ पे वैद्युत इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज द्वारा इनकी उत्पत्ति संभव है। हाइड्रोजन विसर्जन नलिका लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रम रेखाएं पराबैंगनी तरंगें होती है। देख सकते हैं आगे गुण क्या कहता है। यह तरंगें शरीर में विटामिन डी बनाए रखने में सहायक करता है। यह तरंगें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। यह तरंगें गैसों को आयनित कर देती है। यह रासायनिक परावर्तन के लिए अत्यंत सक्रिय होती है। यह तरंगें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रवाहित करती है तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। अब देख सकते हैं आगे जो कहता है अल्ट्रावायलेट वेव के उपयोग, यानी कि इसका क्या क्या उपयोग होता है। देख सकते हैं पहला उपयोग है जो है ये अदृश्य राइटिंग, नकली डॉक्यूमेंट, फॉरगेट डॉक्यूमेंट तथा फिंगरप्रिंट को संसूचित करने में प्रयुक्त होती है। दूसरा कहता है ये बैक्टीरिया को नष्ट करने तथा सर्जिकल यंत्रों को साफ करने में प्रयुक्त होती है। तीसरा कहता है ये फूड स्टॉक को संरक्षित करने में प्रयुक्त होती है। चौथा कहता है ये बर्गलर अलार्मों में प्रयुक्त होती है। पांचवा कहता है कम मात्रा में जब ये तरंगे हमारे शरीर पर पड़ती है तो विटामिन डी उत्पन्न होती है। छठा कहता है अस्पतालों में कुछ बीमारियां, कोई चिकित्सा तथा ऑपरेशन थिएटर आदि को जीवाणु मुक्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अपनी छोटी तरंग दैर्ध्य के कारण पराबैंगनी किरणों को अति परिशुद्ध अनुप्रयोग जैसे लासिक, करेक्ट गाइज, लासिक लेजर एसिस्टेड सीटो केराटोमिलियस नेत्र शल्य में उपयोग हेतु अत्यंत संकीर्ण किरण पुंजों में फोकसित किया जाता है। बैंक में करेंसी नोट हस्ताक्षरों की जालसाजी भी आजकल पराबैंगनी तरंगों की सहायता से पकड़ी जाती है। देख सकते हैं अगला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एग्जाम में जरूर दिया जाता है दोस्तों। एक्स किरणें यानी कि एक्स रेज वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के यू भी भाग के पश्चात एक्स किरणों का क्षेत्र है। इन किरणों की खोज सन 1895 में रोंटजन यानी कि रोंटजन ने की थी। इन किरणों की तरंग दैर्ध्य 10⁻³ मीटर से 10⁻⁸ मीटर 0.001 एम्पियर से 100 एम्पियर तक होती है। इनका आवृत्ति परस 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन भारी तत्व लक्ष्य से टकराते हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। फोटोग्राफिक फिल्मों की मदद से इन किरणों का पता लगाया जाता है। देख सकते हैं अब इसका उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग है विज्ञान के क्षेत्र में यह अणुओं की संरचना एवं आंतरिक इलेक्ट्रॉन कोषों में इलेक्ट्रॉनों के विन्यास का अध्ययन करने में उपयोगी है। दूसरा कहता है चिकित्सा के क्षेत्र में ये बीमारियां की पहचान करने में, जैसे हड्डियों में क्रैक, गुर्दे तथा गोल ब्लेडर में पथरी, ट्यूमर आदि के संसूचन में प्रयुक्त होती है। चूंकि ये जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक है, अतः मनुष्य पर इनका अनावश्यक उत्पास नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब देख सकते हैं आगे कहता है इंजीनियरिंग में यह धातु उत्पादों की कमियों, क्रैक, छिद्र आदि के संसूचन में प्रयुक्त होती है। चौथा कहता है कस्टम विभाग में एक्स तरंगे तस्करों के पास विस्फोटकों, सोना के हीरा आदि को संसूचित करने के में प्रयुक्त होती है गाइस। अब देख सकते हैं एक और मजेदार टॉपिक जो कि है गामा किरणें
गामा रेज ये विद्युत स्पेक्ट्रम के ऊपरी आवृत्ति के क्षेत्र में होती है दोस्तों। इनकी खोज बेकुरल तथा क्यूरी ने सन 1896 में की थी। इनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर 0.0001 एम्पियर से 1 एम्पियर तथा आवृत्ति परस 3 × 10⁻22 से लेकर 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है गाइज। ये किरणें परमाणुओं के नाभिकों के विघटन द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात इनका स्रोत नाभिकीय विखंडन है। इन किरणों की उपस्थिति का पता फोटोग्राफिक प्लेट की सहायता से लगाया जाता है। देख सकते हैं अब इसका उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग है ये परमाणुओं के नाभिकों के अध्ययन में होती है। दूसरा क्या है, ये कैंसर सेलों के उपचार में उपयोगी है। तीसरा कहता है इनका उपयोग शरीर में अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। चौथा कहता है इन विकिरणों के प्रभाव से अनुवांशिक परिवर्तन संभव है। ऊपर दी गई सारणी में विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगों, उनके उत्पादन एवं संसूचन को सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है, विभिन्न किरणों के क्षेत्रों के माध्यम कोई तीक्ष्ण समय नहीं है तथा ये दूसरे क्षेत्रों में भी उद्व्यक्तित होते हैं। अब देखिए इसका एक और नॉलेज बूस्टर आ गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात या वायु, इसे हवा ही कह सकते हैं, में नियत चाल c से चलती है। इन तरंगों की आवृत्ति भी तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में निम्न संबंध होता है गाइस। तो c = क्या आ जाएगा, v लैम्डा। अगर आपको वीडियो में बहुत कुछ याद सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें एंड इस वीडियो को और भी दोस्तों तक फैला दीजिए गाइस, ताकि और भी दोस्त आपकी तरह बन सके गाइस, आपकी तरह पढ़ सके, आपकी तरह नंबर ला सके एग्जाम में। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं।